हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने काफी सारा फिजिकल प्रॉपर्टी कवर किया, तो आज भी हम लोग कवर करने वाले हैं ना। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन हम लोग कैटलिक प्रॉपर्टीज। तो कुछ मेटल जो होते हैं डी ब्लॉक के हेलो जो सर। कैट। हाँ, हेलो। कैसे नमस्ते हो? सर। नमस्ते। बढ़िया हूँ सर। राधे राधे। राधे राधे। तो आज हम लोग कुछ कुछ बाकी जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टी वो हम लोग कवर करेंगे आज, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट हमारा क्या है, कैटलिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो कैटलिक का मतलब ये हुआ कुछ मेटल जो होंगे यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेंगे, है ना। डी ब्लॉक के मेटल जो होते हैं कुछ जो होंगे रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कैटलिक प्रॉपर्टीज। तो डी ब्लॉक मेटल बिहेव एज ए कैटलिस्ट इन सम रिएक्शन, दैट्स व्हाई वी कॉल देम कैटलिक मेटल, और आप बोल सकते हो कैटलिक प्रॉपर्टी, दे शो कैटलिक प्रॉपर्टीज, है ना। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, देखो सर सभी लोग। सर जो बोलो। आपने यहाँ पे लिखा है हम्म सुटेबल रिएक्शन सरफेस, इसका मतलब क्या हुआ? सुटेबल रिएक्शन वही बता रहा हूँ। देखो, कैटलिक प्रॉपर्टी जो क्या होता है कि जैसे कैटलिस्ट, रिएक्शन में कैटलिस्ट क्यों करते हैं हम लोग, सो दैट हमारी रिएक्शन क्या हो जाए, फास्ट हो जाए, है ना। तो ट्रांजिशन मेटल जो है ना कैटलिक बिहेवियर शो करते हैं, क्यों? ड्यू टू प्रोवाइडिंग सुटेबल रिएक्शन सरफेस। तो आप क्या सोच रहे हो अंकित, बिना रिएक्शन सरफेस से रिएक्शन हो जाएगा? नो ऐसा सर, तो होगा मतलब नहीं। कोई रिएक्शन होना चाहिए उसके ऊपर जो हम कैटलिस्ट लगाएंगे उसे हम कहेंगे हाँ कैटलिस्ट। ओके सर। हाँ, सरफेस प्रोवाइड करेगा ना, जैसे हाइड्रोजनेशन में याद है, सरफेस यस होता है और हाइड्रोजन यहाँ से चिपकता है, याद है। यस सर। कैटलिस्ट है। हाँ हाँ, ठीक है। तो कैटलिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, इसके पीछे रीजन है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और वेरिएबल वैलेंसी। और डी ब्लॉक में क्या क्या होता है, डी ब्लॉक मेटल का टेंडेंसी होता है टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने का टेंडेंसी होता है, वेरिएबल वैलेंसी होती है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल के चलते जो डी ब्लॉक मेटल होते हैं कैसा बिहेव करते हैं, कैटलिक की तरह, है ना। जैसे एग्जांपल, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जैसे V2O5, वेनेडियम ऑक्साइड जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसका प्रिपरेशन होता है, बताओ एनीवन। H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड की यस प्रिपरेशन होती है। और आयरन जो यूज होता है, वह NH3। Fe3+ यूज होता हैबर्स है। प्रोसेस। हाँ, हैबर प्रोसेस में किसका होता है, NH3 अमोनिया। एमोनिया का प्रिपरेशन, ठीक है, याद रखना, है ना। Na यूज होता है हाइड्रोजनेशन में। तो हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल का फॉर्मेशन, है ना। ऑयल। ऑयल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और प्लेटिनम यूज होता है हमारा ओस्टवाल प्रोसेस, ये क्या होता है, किसका प्रिपरेशन होता है, लैक्टिक एसिड प्रिपेयर करते हैं हम इसमें। यस HNO3, ग्रेट, याद रखना, है ना। सर हाइड्रोजनेशन में वेजिटेबल ऑयल है, उसी जगह हम H+ भी लिख सकते हैं ना? हाँ, हाइड्रोजनेशन मतलब का एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। ठीक है गाइस, आगे चले अपन, इजी है तो, है ना। आगे यस। चलते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारा। देखो, यहाँ पे हम लोग इंटरसियल कंपाउंड भी बनाते हैं डी ब्लॉक मेटल से। करते क्या है, देखो हम लोग यूज करते हैं कुछ स्मॉल स्मॉल एटम, जो स्मॉल स्मॉल एटम स्मॉल साइज एटम को हम लोग डोप करते हैं, डोप का मतलब मिक्स करते हैं डी ब्लॉक मेटल से। तो डोपिंग के समय होता क्या है, जो क्रिस्टल के अंदर वॉइड होता है ना, खाली जगह, आपको याद है ना, सॉलिड स्टेट में आप लोग पढ़े होंगे, वॉइड, वॉइड मीन्स खाली जगह, है ना। क्रिस्टल के अंदर सॉलिड मेटल के वॉइड जो जहां जहां होगा, वहां वहां पे स्मॉल साइज जो एटम से जो आप डोप कर रहे हो, मान लो आपने किया हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन जो है वो खाली जगह पे जाके ऑक्युपाई कर लेगा वो, है ना, चला जाएगा वहां पे, जहां जहां वॉइड होगा वहीं पे हाइड्रोजन चला जाएगा, ठीक है। ये हम लोग यस। कर क्यों रहे हैं, इसे करने से फायदा क्या है, हम डोपिंग से आपको मिल क्या रहा है, डोपिंग करने से एक तो आपको मिल गया इंटरसियल कंपाउंड। तो इंटरसियल कंपाउंड से फिजिकल प्रॉपर्टी क्या चेंज होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी ये चेंज हो जाता है, यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, इनर्ट नेचर हो जाएगा कंपाउंड का, इसलिए हम लोग डोपिंग करते हैं, ठीक है। डोपिंग करने का रीजन ये है, सो दैट हमारा जो कंपाउंड है उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो जाए, है ना, ठीक है। किसी सर को एक बात डाउट? पूछ रहा था हम्म कि सर ये जो आपने लिखा है दीज स्मॉल एटम ऑक्यूपाई के बाद जो लिखा है वो क्या है? कौन में सर, सर अमित भाई तुम, एक मिनट एक मिनट, किसी को डाउट तो नहीं सर, टेट्राग्रामेट, हाँ हाँ, यस चिराग, यस।
ट्रायंगुलर वॉइड भी होता है, ओनली टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं होता है, ट्रायंगुलर वॉइड भी होता है ना। ठीक है चिराग। तो सर ये बता दीजिए ऑक्यूपाई के बाद क्या लिखा है। हाँ देखो, तो यहाँ पे करते क्या है, इंटरसियल कंपाउंड कैसे बनता है, कैसे बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, व्हेन स्मॉल साइज एटम लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन यूज करते हैं ना, आर डोप्ड इनटू डी ब्लॉक मेटल। डी ब्लॉक मेटल के क्रिस्टल के साथ हम लोग डोप करते हैं, डोप मीन्स मिक्स कर देते हैं। तो जो स्मॉल एटम है ना हमारा, वो ऑक्युपाई कर देता है वॉइड में। कौन सा वॉइड ऑफ मेटल क्रिस्टल के वॉइड पे ऑक्युपाई करता है, और फॉर्मिंग ए इंटरसियल कंपाउंड। ठीक है, वॉइड केवल टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल नहीं होता है, ट्रायंगुलर वॉइड भी होता है ना। तो सर वाइड मतलब ऐसे होगा खाली, क्या। फ्री फ्री स्पेस, फ्री स्पेस जहाँ ओके। पे कुछ नहीं है, जहाँ पे खाली होगा वहीं पे हमारा मतलब एटम इसका जाएगा ना। मतलब कि सर नल नल हो गया एक तरह से। नल यूज करते हैं हम लोग मैथ में। हाँ यहाँ पे, सर। यहाँ पे वॉइड का मतलब ये हुआ वहाँ पे कोई एटम नहीं है। ठीक है, ओके सर। तो एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया हमारे। और इंटरसियल कंपाउंड जो होता है वो कैसा होता है, नॉन स्टैकोमेट्रिक, याद है, सॉलिड स्टेट में। नॉन स्टैकोमेट्रिक का मतलब ये हुआ इसका होल नंबर नहीं होता, जैसे पॉइंट में प्रेजेंट होगा, 0.56 हुआ, 1.7 हुआ। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेशन में नहीं होता ये। ठीक है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, नॉन स्टैकोमेट्रिक कंपाउंड। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये इंटरसियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं, लिखो यहाँ पे नोट में। सर लेकिन जो आपने एग्जाम्पल दिया है टाइटेनियम और कार्बन का, हम्म। टाइटेनियम कार्बन का, वो तो सर प्रॉपर फॉर्म में है ना। नहीं है, और यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है, इसका मतलब थोड़े है कि प्रॉपर में होगा। सर इसका ठीक है, पूरा नाम क्या होगा, TIC का पढ़ेंगे तो कैसे। टाइटेनियम कार्बाइड। कार्बाइड, ओके सर। मतलब वो ठीक है, दिखा रहा है ऐसे है लेकिन वो असली में होता नहीं है। नहीं होता क्योंकि कार्बन जो है वॉइड में चला गया ना, टाइटेनियम के वॉइड में। ओके सर। टाइटेनियम का हाइड्रोजन जा रहा है, देखो 1.7 हो गया। ठीक है, अब बताओ ये कैसा होता है जहाँ Fe3 और H होता है। कहीं देखो नहीं ना। नो सर नहीं। तब तो नोट में लिखना, आखिर हम लोग कर क्यों रहे हैं इसे, ये कर डोपिंग करने से हमको मिल क्या रहा है। कुछ भी करते हैं कुछ तो हो तभी तो हम लोग करते हैं ना। देखो डोपिंग से होता क्या, लिखो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है ना, लिखो यहाँ पे। मेल्टिंग पॉइंट लिखो यहाँ पे, द मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी, द फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, मेटालिक कंडक्टिविटी लिख लो, मेटालिक कंडक्टिविटी, मेटालिक कंडक्टिविटी विल बी, विल बी इंक्रीज्ड, बढ़ जाता है ना, विल बी इंक्रीज है ना। और क्या बढ़ता है, हार्डनेस, हार्डनेस लिखो, हार्डनेस ऑफ मेटल, हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ मेटल will be increased, will be increased, and approach to diamond means डायमंड इतना हार्ड हो जाता है। ठीक है, अप्रोच टू डायमंड, अप्रोच टू डायमंड मीन्स डायमंड के जैसा हार्ड हो जाएगा, अप्रोच टू हार्डनेस ऑफ डायमंड। ठीक है, डायमंड इतना हार्ड हो जाता है ये। ठीक है, डोपिंग से। ठीक है, इसलिए हम लोग डोपिंग करते हैं, है ना। आगे चले हम लोग। सर एक बार रीजन दीजिएगा कि ये इस नॉन स्टियोमेट्रिक कंपाउंड होता है, इसका कोई रीजन बता दीजिएगा। रीजन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रॉपर नहीं, देखो वॉइड में जा रहा है ना, तो ऐसा थोड़े होगा वॉइड जो जैसे वॉइड, ये डिपेंड करता है ना कितना क्रिस्टल के अंदर वॉइड है, प्रॉपर वॉइड है सर कि इसे नहीं। तो लिखेंगे हम, रीजन में क्या लिखेंगे कि ड्यू टू इज प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। वॉइड का नॉन स्टैकोमेट्रिक का मतलब ये हुआ, नंबर ऑफ कैटायन एनायन वहां पे नहीं है, याद है, स्टोकी यस। डिफेक्ट। आप लोग सॉलिड स्टेट में पढ़े होगे। ये सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा सर अभी। हाँ तो वहीं पे आपको आएगा, है ना। बस अभी के लिए ध्यान रखना कि नॉन स्टैकोमेट्रिक कंपाउंड होता है,
कोई रीजन नहीं पूछने वाला है यहाँ पे। नॉन स्टैकोमेट्रिक का इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ कटायन एनायन का रेशियो सेम नहीं है, रेशियो ओके सर। डिफरेंट है। ठीक है। यस। यस, हाँ विवेक। यस, लाइक ए डायमंड इफ बॉन्डेड विद ब्रोमाइड। ठीक है, ठीक है, हाँ। इनर्ट नेचर भी होता है, यस। इनर्ट नेचर भी लिख लेना, ठीक है। केमिकली इनर्ट हो जाता है ये, है ना। ध्यान रखना आप लोग, है ना। सर ठीक है, नोट कर लेना सभी लोग, केमिकली इनर्ट भी होता है ना। ठीक है, आगे चले हम लोग। अब देखो एलवाय फॉर्मेशन। डी ब्लॉक के मेटल जो होते हैं ना, एलवाय फॉर्मेशन में भी काम आते हैं। तो एलवाय फॉर्मेशन ऐसा थोड़ी है कि कोई भी मेटल लिया और आपने मिक्स कर दिया, नो। एलवाई के लिए रीजन है कि दोनों का साइज जो है, एटॉमिक साइज लगभग लगभग बराबर होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा कितना डिफरेंस हो जाए, डिफरेंस शुड नॉट मोर देन 15%। जो साइज का डिफरेंस होना चाहिए 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसीलिए जब भी आप एलवाई बना रहे हो तो ध्यान रखना, दोनों मेटल का दोनों मेटल का साइज सिमिलर होना चाहिए, है ना। तो लिखा है यहाँ पे, एलवाई आर फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एटम ऑफ सिमिलर साइज। ठीक है। साइज सिमिलर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, साइज डिफरेंस 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। अब आप लोग सोच रहे हैं कि एलवाय बनाने से क्या मिलेगा हमें, वो भी मैं बता रहा हूँ, है ना। तो उससे पहले देखो इंपॉर्टेंट एलवाय हैं हमारे पास कौन कौन से। ब्रास। ब्रास किससे बना है, कॉपर एंड जिंक से। गन मेटल, गन में जो मेटल यूज होता है उसे हम लोग बोलते हैं गन मेटल। कौन कौन से, कॉपर, एसएन एंड जिंक। ठीक है। ब्रॉन्ज, कॉपर, सीयू एस एन। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, सीयू जेड एन एन आई, है ना। फिर है आपके पास स्टेनलेस स्टील, एफी सी आर निकेल। डूरालिबिन, एल एम एन कॉपर, है ना। सोल्डर, सोल्डर में मीन सोल्डिंग कर रहे हो आप, इलेक्ट्रिक सोल्डिंग होता है। जैसे दो आयरन को हम लोग सोल्डिंग करते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, पीबी और एसएन प्रेजेंट होता है। और डूरालुमिन क्या होता है, एयरक्राफ्ट में जो बॉडी बनता है ना, एयर का बॉडी, वो भी तो एलवाय होता है ना। तो याद रखना वहां सर पे ये क्या क्या। सोल्डिंग वाला एक बार बता दीजिएगा, सोल्डिंग। सोल्डर, सोल्डर बोलते हैं इसको। सोल्डिंग में क्या होता है, पीबी और एसएन होता है। इलेक्ट्रिक सोल्डिंग देखे हो आप, दो आयरन को जोड़ते हैं ना, देखो कहीं पर यस सर। रेल ट्रैक को, रेल ट्रैक या आप कहीं पे जब आप आयरन गेट जब आप आयरन गेट जहाँ बनता है ना शॉप पे, तो वहां देखना इलेक्ट्रिक सोल्डिंग होता है वहां पे, है ना। और सर ठीक है। इनका रेशियो निकालेंगे वो इक्वल होगा ना? स्लाइड रेशियो, थोड़ी ऊपर करना। सब रेशियो अलग, रेशियो सब इक्वल में होगा ना, या अलग अलग भी हो अलग अलग सकता है? होगा। इक्वल तो बोला ओके ही नहीं सर। मैंने। ये ओके डिफरेंट सर। डिफरेंट परसेंटेज में होगा, कोई 20% होगा, कोई 60% होगा, कोई 10% होगा, कोई 5% होगा, है ना। ऐसे होगा। इक्वल तो मैंने बोला ही नहीं कभी। मैंने साइज बोला है सिमिलर होना चाहिए, परसेंटेज नहीं। ठीक है। मतलब कि सर 15% से कम होना चाहिए, सब जो हम यूज करेंगे वो 15% से कम यूज करेंगे। हम्म। ओके साइज सर। साइज साइज डिफरेंस, ठीक है। ये तो ये डिपेंड करेगा कि कॉपर कितना है, जिंक कितना है, वो अलग चीज है, कंपोजिशन अलग होता है। ठीक है, कंपोजिशन चीजें अलग होती है। ठीक है, आगे चले हम लोग, है ना। अब आप लोग सोचो कि एडवांटेज क्या है एलवाई फॉर्मेशन का। एलवाई आखिर हम लोग क्यों बनाते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि एलवाई जो होता है ज्यादा स्टिफ स्टिफ हो जाता है ना। लाइट वेट होता है, तभी तो हम एलवाई जो यूज करते हैं कहाँ, एयरक्राफ्ट में, है ना। सर जीरो रेजिस्टेंस होता है। हाँ, और रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस टू कोरोजन, कोरोड जल्दी नहीं हो पाता ये, कोरोड और जल्दी। इन्फिनिटी कंडक्टिविटी होता है। और यहाँ पे हम इजिली शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसीलिए हम लोग एलवाई का यूज है ना। एलवाई का एडवांटेज यही है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके। ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एसआरपी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एसआरपी, देखो डी ब्लॉक मेटल में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2। वैसे तो 7 तक जाएगा, लेकिन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है हमारा, +2। याद रखना, इन डी ब्लॉक मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है हमारा, +2 होता है। ठीक है। ठीक है। देखो तीन मेटल हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। थ्री मेटल हैव फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे स्कैंटियम। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, प्रीवियस ईयर में, है ना। वहां पे पूछा गया था कि स्कैंटियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऐसा पूछा गया कि कौन सा मेटल है ट्रांजिशन मेटल जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है। इसका भी फिक्स होता है, क्या ये ट्रांजिशन मेटल है,
नो, याद रखना, यही हमारा ट्रांजिशन मेटल होता है, ठीक है। क्लियर है? तो नहीं वहां नहीं, पे ये नहीं हाँ होता, ये याद रखना है। हाँ, ट्रांजिशन मेटल है, याद रखना, ठीक है। सर एक बार दोबारा से बताइएगा, मैं सुन नहीं पाया। मैं ये नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ, ऑक्सीडेशन सर स्टेट जो ये वाला नहीं, ये सुन लिया सर, जो आप नीचे एग्जाम्पल बता रहे थे तीन, वो समझ लिया। तीन, देखो, ऐसा तीन मेटल है जिनकी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है, ठीक है। जैसे स्कैंटियम हुआ, स्कैंटियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 3 होगा। और स्कैंटियम क्या है हमारा? स्कैंडियम ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मेटल है ना। यस। और ये, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल है। और तीनों क्या है, तीनों जो डी ब्लॉक है वो तो सही है, बात है, लेकिन जिंक कैडमियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है +2। इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी ट्रांजिशन मेटल है, ध्यान रखना। दोनों डी ब्लॉक मेटल हैं, बट क्वेश्चन जो पूछेगा उस पर ध्यान रखना आप लोग, है ना, ठीक है। यस सर। ट्रांजिशन मेटल कौन सा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है? स्कैंडियम, याद रखना, है ना। यहाँ स्टार सर मार्क कर केवल ले। स्कैंडियम ही ट्रांसिशन मेटल होगा, नहीं नहीं, इस ऑलवेज। केस में, इस इस केस केस में। में। हम्म, और जिंक और कैडेनियम नहीं होगा, नहीं। क्योंकि वो फुल फिल में आ जाते हैं, इसके कारण, है ना। हाँ, स्कैंडियम ट्रांजिशन मेटल नहीं है, बहुत सारे हैं, जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़ के सभी हैं। लेकिन फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है। फिक्स में ये होगा, केवल स्कैंडियम और कोई नहीं, ठीक है। क्लियर है? तो देखो आपके लिए मैंने एक टेबल बनाया है यहाँ पे, है ना, ठीक है। ये टेबल है, टेबल तो याद करना पड़ेगा, है ना। देखो स्कैंडियम का कितना है, +3। टाइटेनियम देखो +2 +3 में, बट कॉमन कौन सा होगा, +4। जो कॉमन होगा उसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। वेरेंडियम हुआ +2 +3 +4, बट जो कॉमन होगा +5 में होगा, है ना। क्रोमियम भी हुआ हमारा, क्रोमियम जो होता है +2 में भी होगा, +3 हमारा कॉमन हुआ, 4 में भी होगा, 5 में, +6 में भी प्रेजेंट होता है। ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। Mn जो है 2 में भी, 3 4 5 6 7, कॉमन कौन कौन सा है, 7 और 2, ठीक है। आयरन जो 2 और 3 में कॉमन होता है, और +4 और +6 में भी पाया जाता है। कोबाल्ट देखो, कोबाल्ट 2 और 3 में कॉमन है, 4 में भी पाया जाएगा ये। निकल देखो +2 में होता है कॉमन, 3 और 4 में भी होता है ये, है ना। कॉपर जो होगा हमारा किस में, +1 और +2। +2 क्या है हमारा कॉमन है, जिंक क्या है, +2 ओनली, है ना। जो कॉमन है उसको मैंने सर्कल कर दिया, है ना, कॉमन ऑक्सीडेशन वाले को मैंने सर्कल कर दिया, ठीक है। क्लियर है सर सबको? इसमें ये ज्यादा पाए जाएंगे और सब हाँ। में कम। कॉमन का मतलब ये हमेशा आपको दिखेगा, हमेशा ज्यादा कंपाउंड जो है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करता है आपका स्टेबिलिटी पे भी, है ना। जैसे आपको पता है कि D10 जो होगा ज्यादा स्टेबल होगा, D10 की स्टेबिलिटी जो होगी वो ज्यादा होगी, फिर D5 की होती है, फिर आपका D0 होता है, ठीक है। D10 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना। D10, फिर आपका हो गया D5, फिर आपका हो गया D0। ये हमारा हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है ना। जैसे यहाँ पे देखो, Ti4+ और Ti3+, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3D0 वाला, ठीक है। 3D0 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे आपको Mn2+ है और Mn4+ है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, जो हाफ फील्ड होगा, 3D5। थ्री डी सर फाइव इज जीरो मोर वाला स्टेबल। में समझ नहीं आया कि जीरो वाला कैसे हो सकता है स्टेबल ज्यादा। जीरो वाला होने के लिए हो सकता है कि यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है। मतलब सभी कि चीजें एक्सटर्नल एनर्जी ज्यादा, तो इसके कारण वो ज्यादा होगी। हाँ, लेस स्टेबल हो जाएगा ना, ज्यादा एनर्जी जहाँ देना पड़ रहा है आपको तो वो लेस स्टेबल हो जाएगा। तो मतलब D1 में ज्यादा एनर्जी लग रही है, और D0 में कम, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं उसमें। D0 होने का मतलब ये पार्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया, ऐसा पाया जाएगा, एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं हम लोग उसे, ठीक है। D5 D10 का मतलब एक्सचेंज एनर्जी से कंपेयर करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। आगे चले हम सर लोग। D0 में मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि उसमें कम हो रही है एनर्जी या ज्यादा हो रही है। किसमें D0 में एनर्जी कम होगा तभी तो ज्यादा स्टेबल होगा। ओके सर।
एनर्जी कम होगा हर जगह, फिजिक्स में भी, ऐसा नहीं है मतलब कि केमिस्ट्री सर में भी। इसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी होगी वो कम होगी, और सर स्टेबिलिटी अगर ज्यादा हो जाएगी। यस। हाँ विवेक, हाफ फील्ड और फुली हाफ फील्ड इज फील्ड मोर स्टेबल। यस, दोनों स्टेबल होते हैं। अगर आपको कंपेयर करना है कौन सा ज्यादा होगा, तो फुल वाला फिर हाफ वाला, है ना। चिराग क्लियर हो गया सर, विवेक। अगर दोनों में ये D5 और D10 वाली कंडीशन ना हो, जैसे D6 हो और दूसरे में D8 हो, तो कैसे पता लगाएंगे कौन ज्यादा स्टेबल है? फिर हम पता ही नहीं लगा सकते हैं। सर फिर इलेक्ट्रॉन लूज करवा के D6 वाले को स्टेबल बना देंगे। नहीं नहीं, ये तो पार्टिकुलर केस पूछ रहा था ना वो, कि आप अब बताओ, तो उसमें अब कैसे बताएंगे हम लोग। ओके सर। फिर तो हम लोग चेक करेंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन, है ना। चले जाओ सीधा मेटालिक बॉन्डिंग में, जिसके पास जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो वो ज्यादा स्टेबल। ठीक है। ओके, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। सर Mn2+ और हाँ बोलो। Fe2+ में से कौन सा ज्यादा स्टेबल हो? आपका साउंड ब्रेक कर रहा है। 1 सेकंड, साउंड ब्रेक हो रहा है ना, 1 सेकंड रुक जाओ सीता। हाँ चिराग सर, एनर्जी वाला देखो, एक्स वहां पे हाफ फील्ड फुली फील्ड में हम लोग कंपेयर करते हैं एनर्जी लेवल, एक्सचेंज एनर्जी लेवल होता है यहाँ पे। तो ऐसा देखा गया है कि फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है, अगर आप कंपेयर करो हाफ फील्ड से। ठीक है। यस यस, आगे आने वाला है, 1 सेकंड 1 सेकंड आएगा। अभी इसमें डाउट नहीं है ना किसी को यहाँ तक। हाफ फील्ड फुली फील्ड। तो ऊपर वाला जो आपने डायग्राम बनाया है ना, उसमें जो आपने वर्ड लिखे हैं उसमें थोड़ा सा कहाँ डाउट है पे सर। ये। हाँ सर, यहाँ पे जो अपने फ्यू इलेक्ट्रॉन टू लूज और शेयर और लेट टू मैनी डी ऑर्बिटल, ये वाला सर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तो फ्यू इलेक्ट्रॉन है देखो, तो ये लूज भी कर सकते हैं शेयर भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन है, बट कुछ ही तो अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ। यस। इस पे आप लोग ध्यान ना दो। यहाँ पे कन्फिग्रेशन क्या होगा, कॉपर का क्या हो जाएगा, 3D10 4s1 ना। अब बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है, बट शेयर तो केवल एक ही कर रहा है ना यहाँ पे, ऐसे समझो। ठीक है। तो मतलब ये लूज नहीं कर सकता, केवल शेयर कर सकता है। नहीं नहीं, केवल देखने के लिए है। मतलब केवल देखने के लिए, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। हाँ आप सही बोले तुम। ठीक है। ओके सर। और ठीक वो है। दोनों जो सर आगे है फ्यूअर इलेक्ट्रॉन, वो लूज भी कर सकते हैं और शेयर भी, है ना। हाँ ओके सर। ठीक है ठीक है। क्लियर हो गया चिराग। Mn2+ और Fe2+ में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। Mn2+, ठीक है देख लो। Mn2+ का कन्फिग्रेशन क्या होगा बताओ, और Fe2+ का, इसका क्या होता है, 3D5 4s2। 4s2 होता है, दो हटा लो खत्म। ये होता है 3D6 4s2, ये खत्म। ये ज्यादा होगा, Mn2+ होगा। ठीक है। मैं तो Mn2+, ठीक है सीता, है ना। क्योंकि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड आर मोर स्टेबल, अगर आप कंपेयर करोगे जो फुली फील्ड ना हो और हाफ फील्ड ना हो। ठीक है। एक्सचेंज एनर्जी एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग बताते हैं इससे। ठीक है। ओके, आगे चले हम लोग। जितना ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, रिलीज होती है, तो जितना ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। ऐसा देखा गया है कि जो हाफ फील्ड होते हैं फुली फील्ड होते हैं, वहां पे एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है। तो जितना ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगा उतना ही ज्यादा कंपाउंड क्या हो जाएगा, हमारा स्टेबल होता है। सर, जैसे आपने इसमें बताया कि सीयू और जिंक है सर, वो हम्म, दूसरे के साथ शेयर कर, खाली बोलते हैं कि वो शेयर कर रहा है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है ना कि वो ना। इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। हाँ सर। कौन सा। जैसे आपने बोला कॉपर और जिंक है, ये हम्म, इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करते क्योंकि इसमें कम इलेक्ट्रॉन होता है ना। फ्यू 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 फ्यू। हाँ देखो सर, देखने फ्यू के लिए, इलेक्ट्रॉन। हाँ देखने के लिए 10 है, लेकिन कर तो केवल एक ही रहा है ना, दो रहा है। मतलब कर, कहने के लिए ये शेयर कर रहा है हाँ। ये। ओके सर। मान लो कि आपके पास 10 स्वीट्स है, बट आप दे नहीं रहे हो किसी को, केवल दो ही दे रहे हो,
8 क्या करोगे आप, है ना, वैसा है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। एक्सचेंज एनर्जी के चलते होता है, ठीक है, बस ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट होता है ना। एक्सचेंज एनर्जी इज नथिंग बट एक्सचेंजिंग ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, T2G से Eg में, है ना। ठीक है, इसमें पासवर्ड डाल के थे पहले तो। क्या बोलो। वैसे तो पूरा सही नहीं है, नहीं सही है, बस पासवर्ड डालते हैं। ओके, क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 +6 मैक्सिमम होगा, मैनी मिनिमम +2, सर है ना। एनसीईआरटी में तो +7 दे रखा है मेरी बुक में। Cr +7 Mn होगा, वो Mn +7 होता है। नहीं सर मेरे में तो +7 क्रोमियम में दे रखा है, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। क्रोमियम +7, ठीक है, मैं देख के बताऊंगा कि 7 होता है कि नहीं। ठीक है, वैसे तो होना नहीं चाहिए क्योंकि और Cr सर एमएन में तो +6 दे रखा है। सर शायद ये गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया है। मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे चले अपन, ठीक है, ठीक है गाइस, आगे चले अपन, है ना। यस ठीक सर। है, देखो, देखो, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो आप कैसे फाइंड करोगे कौन सा ज्यादा आयनिक होगा, कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा। ठीक है, वो अब हम लोग देखने वाले हैं, देखे, ठीक है। जो मेटल जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो, अगर हमारा मेटल जो है डी ब्लॉक मेटल, डी मेटल जो है हमारा, अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्या बनाएंगे, हमारे कोवलेंट बॉन्ड, याद रखना, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे Mn क्या है, +2 में है, और यहाँ पे Mn क्या है, +4 में है, और यहाँ पे Mn क्या है, +7 में है। हाँ बोलो, तो ये कैसा है हमारा, आयनिक होगा। आयनिक। ठीक है, ये कैसा होगा हमारा, दोनों आयनिक प्लस कोवलेंट, आयनिक प्लस कोवलेंट। कैसे सर, इसमें +2 है तो आयनिक हुआ ना। हाँ, कोवलेंट। और +7 हाईएस्ट है तो सर कोवलेंट। इसलिए हमने आयनिक प्लस कोवलेंट बीच वाले को कैसे कहा, ये थोड़ा क्योंकि सा बता ये ऑक्सीडेशन स्टेट बीच में है ना, नहीं तो लोएस्ट है नहीं तो हाईएस्ट है, बचा बीच में। मतलब बीच का आ गया तो हम दोनों बन सकता है ये, एक बार दोनों आयनिक नेचर बन। होता है, दोनों नेचर होता है यहाँ पे, आयनिक मतलब प्लस दोनों कोवलेंट। नेचर है, मतलब कि सर एक बार आयनिक भी फॉर्म करेगा, एक बार कोवलेंट भी। एक ही बार बन गया। कैसे सर, फिगर बना के बता दीजिए। MnO2 का जो नेचर होता है ना बॉन्ड का, वो आयनिक और कोवलेंट हुआ जिसे, एक सेकेंड, Mn है ना, ये जो बॉन्ड होता है ना, ये इस बॉन्ड का बात हो रहा है यहाँ पे, आयनिक और कोवलेंट दोनों होगा ये, ठीक है यस सर। है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखो, अब देखते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे होगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है ना। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, आपका इंक्रीज करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी हमारी बढ़ती है। तो यहाँ पे मान लो एग्जांपल है आपके पास ये, अगर एम एन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, यहाँ पे +4, और यहाँ पे क्या है हमारा, +7। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये हुआ बेसिक, क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। हाईएस्ट का मीन्स एसिडिक, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखना, है ना। हाँ जी सर। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो एसिडिक इन नेचर, लोएस्ट है तो बेसिक इन नेचर, अगर बीच में है तो दोनों की तरफ बिहेव करेगा, एसिड एंड बेस, एम्फोटेरिक। एसिड प्लस बेस, और इसी को हम लोग बोलते हैं सर एम्फोट्रिक, एम्फोट्रिक, यस, इसी को हम लोग 40। बोलते हैं एम्फोट्रिक, एम्फोट्रिक, ठीक है। एम्फोटेरिक होता है ना हाँ बोलो, सर, एम्फोटेरिक होता एम्फोटेरिक, ठीक है, हाँ वो होगा, ठीक है। एम्फोटरिक ऑक्साइड होता है, मीन्स एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है ना। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम आ रहा है तो बेसिक होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो रहा है तो एसिडिक नेचर होती है ना।
ये चीजें आप लोग को ध्यान रखना होगा ना, ठीक है सर। सर बीच में जो भी है उसको अम्फोटेरिक बोलते हैं सर। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बीच में आ रहा है तो सबके लिए वैलिड है ना, मतलब ये है हाँ। हर केस। नहीं नहीं, सबके लिए नेचर होता है, हाँ सबके लिए वैलिड होगा, एक्सेप्शन नहीं है ये। सर अगर कुछ नहीं हुआ, जीरो हो गया तो? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो यहाँ पे कैसे बताओगे कि मिनिमम क्या है? मतलब कुछ नहीं होगा ना फिर ना सर वहां पे तो? थोड़ी बता सकते हम लोग। ओके सर। यही टेबल से हम लोग बता पाएंगे कौन सा मिनिमम। अब जीरो हो जाए तो वो अलग केस होता है, ठीक है। ठीक है गाइस, आगे चले। अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, अब हम देखने वाले हैं कि अगर मेटल का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कौन स्टेबलाइज करेगा। ऐसा देखा गया है कि जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो होते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं, मींस स्टेबल बना देते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को स्टेबल बनाते हैं ये, ठीक है। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनका ये टेंडेंसी है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं ये मेटल के साथ। ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के चलते यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी जो होता है बढ़ जाता है। बॉन्ड एनर्जी बढ़ने के चलते क्या हो, कंपाउंड स्टेबल हो गया। तो कंपाउंड अगर ज्यादा स्टेबल है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। इसलिए हमेशा देखना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो होंगे ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आर स्टेबलाइज बाय ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ऑक्सीजन और फ्लोरीन से ही हम लोग यूज करते हैं वहां पे, सो दैट हमारा जो मेटल आयन है वो स्टेबल हो जाए। क्यों? बिकॉज दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ डी ब्लॉक मेटल। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं और यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाता है, ठीक है। बॉन्ड इंथैल्पी जो बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड इंथैल्पी हाई होता है। और जिस कंपाउंड का बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा होगा वो कंपाउंड स्टेबल होगा। क्यों? अगर बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा होने के चलते क्या हुआ, इजीली ब्रेक नहीं हो पाएगा ना, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। और कहीं पे अगर ज्यादा एनर्जी दे रहे हो, इसका मतलब सामने वाला स्टेबल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल जब के वो लिए, ज्यादा स्टेबल है तो उसे कम स्टेबल करने के लिए मुश्किल होगा। हाँ, मीन्स उसको ब्रेक करना आसान नहीं है ना। यस सर। तो हमेशा ध्यान रखना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबलाइज बाय ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। फिर हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन सा ज्यादा कर रहा है। तो ऑक्सीजन ज्यादा करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है डबल बॉन्ड फॉर्मेशन का। तो डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन सिंगल बॉन्ड। ऐसा देखा गया है कि डबल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी जो होगा, बॉन्ड इंथैल्पी जो होता है ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। तो आप देखोगे कि मोस्ट कंपाउंड जो होंगे ना, ज्यादा स्टेबल होंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, फ्लोरीन के कंपेरिजन में, है ना। जैसे एग्जांपल देख लो यहाँ पे, MnO4 प्लस, Cr2O7, V2O5, V2O प्लस, यहाँ पे +7 में है, ये भी +6 में है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये किस में है, +5। ये भी +5 में है, +4, +4 एंड +6, ठीक है। ठीक है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबलाइज बाय ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, याद रखना, ठीक है। बट अगर कोई आपसे पूछे कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन सा ज्यादा करता है, उस समय आप लोग ध्यान रखना ऑक्सीजन, ठीक है, मोर देन फ्लोरीन। ऑक्सीजन कैन स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक मेटल, स्टेबल बना देता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का नेचर होता है फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड बनने से क्या होगा, बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा हो जाता है यहाँ पे। फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन जो है हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन का टेंडेंसी है डबल बॉन्ड बनाने का। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा ना कंपाउंड सिंगल बॉन्ड से। यस सर। यही रीजन है, ठीक है, याद रखना है ना। एग्जाम्पल है, अब आप लोग ये बताओ इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? Mn2O7। यस, Mn2O7। यस, ये ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना। और ये एग्जिस्ट नहीं करता है, डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। क्लोरीन साथ बॉन्ड नहीं। हम्म सर हम फ्लोरीन के Mn2O7 स्टेबल। Mn2O7 को क्या बोलेंगे, मतलब केमिकल नेम? Mn2 हम्म Mn2O7 का केमिकल नेम हो जाएगा जैसे पोटे मैग्नेट
ये हमारा क्या मैग्नीज ऑक्साइड है ना, ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है ये। सर मैग्नीज ऑक्साइड। हाँ तो ठीक है, क्लियर है, मैग्नीज का ऑक्साइड आपको बस ध्यान रखना, और ऐसे नाम ऐसे क्योंकि जानना हेप्टर चाहिए। लग जाएगा ना आगे। क्या बोलो? सर ओ से आगे हेप्टर लग जाएगा ना, देन बन जाएगा नाम। हाँ वैसे भी चल करते हो, हाँ सही बोल रहे हो, जैसे मैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड, ठीक है, जैसे अपन नाम कहते हैं ना, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ना, तो जैसे मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना, कभी कभी डाई ऑक्साइड भी बोल देते हैं, तो वैसे ही याद रखना, इसका नाम हो जाता है मैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड। ठीक है। ओके सर। हेप्टो ऑक्साइड होगा सर, हेप्टा नहीं। हाँ जो भी हेप्ट नहीं, हेप्ट ऑक्साइड होगा, हेप्टा नहीं होगा, है ना। ये सर वही बोल रहा हूँ। हेप्टा इसलिए नहीं होगा क्योंकि दो वावेल आ गया ना एक साथ, इसलिए नहीं होगा। सर इसका नाम हाँ बोलो। ऑक्सीजन फ्लोरीन से ज्यादा मतलब कि स्टेबल होगा। स्टेबल बना रहा है, इसके पीछे रीजन ये है कि डबल बॉन्ड। देखो ऑक्सीजन का टेंडेंसी होता है डबल बॉन्ड बनाने का, ऑक्सीजन कहीं पे भी जाएगा पहले वो डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा, फ्लोरीन कहीं पे भी जाएगा सिंगल ही बॉन्ड बनेगा ये, तो कहीं सर पे चल जाए सिंगल बॉन्ड। डबल हम्म, बॉन्ड है तो ज्यादा स्टेबल होगा तो वही तो चेक कर रहे हैं बस, ये कंपाउंड स्टेबल है, स्टेबल है, डबल आगे बॉन्ड इज मोर स्टेबल, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड का बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा होता है। सर वो टूटते सर नहीं है एक बार जल्दी। पूछना कि Mn और F7 ये एग्जिट क्यों नहीं कर रहे, इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि ये ब्रेक हो जाएंगे ना, इनका बॉन्ड इंथैल्पी बहुत कम होता है। ठीक है, नेग्लिजिबल हो जाएगा। मतलब इतना नहीं बनेगा, बस डिसोसिएट कर जाएगा अपने ही। ठीक है, नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये हुआ कि बन के खत्म भी हो गया अपना। जिस कंपाउंड का बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा होगा वही कंपाउंड रहेगा ना। ठीक है, जिनके हाफ बीच लाइफ में कम होगी स्ट्रॉन्ग सर। ओवरलैपिंग हो रही है, जिनका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वही तो रहेगा ना, दूसरा थोड़ी रहेगा। ठीक है, यस। Yes, sir. तो ऑक्सीजन का टेंडेंसी होता है डबल बॉन्ड बनाने का, और मान लो कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से कंपेयर करो तो हमेशा बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, डबल बॉन्ड की ज्यादा होगी ना, हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है। सर MnF7 में बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होगा, हाँ उनकी एंगल स्ट्रेंथ भी कम होगा। इसलिए तो ये रहते नहीं है ना, MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, आगे चले हम लोग। अब जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से आपको पता है आयनिक करेक्टर डिक्रीज होती है, मीन्स, है ना, आयनिक करेक्टर डिक्रीज होगा बट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है ना। आयनिक करेक्टर मीन्स क्या, आयनिक कोवलेंट, है ना, वो मैंने ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर देख लिया है। ठीक है, अब एक चीज सर और याद रखना, एसिडिक हाँ। स्टैंड मतलब वही क्या, एसिडिक? हम्म, वही जो यहाँ पे है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ पे, +7 एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ये हो गया, ये ऑर्डर जो है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ये आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में ही पढ़े होंगे इसको। ठीक है, यस सर। और ये चैप्टर जो है आपको बार बार बता रहा हूँ, ये दिस चैप्टर इज ओनली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ लिए तो फुल मार्क्स आएगा, डीएनए ब्लॉक से 2 क्वेश्चन आएगा इससे। ठीक है, ठीक ना, सर है ना। केमिस्ट्री में तो सारी एनसीईआरटी से ही आती होगी ना, जेई में? हाँ इनऑर्गेनिक तो कंपलसरी आएगी ही आएंगे। ओके सर। सर कुछ कौन से चैप्टर बाहर से आता होगा, जो कुछ क्वेश्चन? फिजिकल से आएगा, हो भी सकता है बाहर, मतलब क्या क्वेश्चन अलग होंगे ना। ओके सर। ठीक है, ओके सर। एम अगर कोई पूछा सर एग्जांपल ऑफ एम्फोटरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सभी क्या है, एम्फोटरिक ऑक्साइड। ठीक है, पीबीओ, एसएन। ठीक है, यस सर। क्लियर। चिराग क्लियर हो गया आपको? ठीक है, जिंक का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एसएन का ऑक्साइड, पीबी का ऑक्साइड, ये सभी क्या बनाते हैं, एम्फोटरिक ऑक्साइड। ठीक है, आगे चले हम लोग, है ना। ठीक है,
अब देखो आप लोग, एक चीज ध्यान रखना हमेशा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा हमेशा विल नॉट फॉर्म फ्लोराइड, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं होती है, मीन्स फ्लोरीन का कंपाउंड ही नहीं बनेगा। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा देखा गया है मोस्टली फ्लोराइड का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। तो TiF2 विल नॉट फॉर्म, ठीक है, TiF2 नहीं बनता है। एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा फ्लोराइड का नहीं बनता है, ठीक है। मतलब सर 2 से ज्यादा होना चाहिए। मोस्टली देखा गया है कि लोअर नहीं बनेगा, तो 2 के ज्यादा ही होगा, है ना। हाईएस्ट ओके वाले तो सर। बनेंगे बनेंगे, है ना, ठीक है। अब देखो कुछ याद करने वाला चीज आ गया, हलाइट का स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन हलाइट, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अगर आपके पास टाइटेनियम है, टाइटेनियम 4+, 3+ एंड 2+ में है, तो ये किसके किसके साथ बॉन्ड बना सकता है, देख लो। Ti4+ है, 3+ है, Ti2+ है ना, ठीक है। Ti4+ है, एक्स क्या है हमारा, हाइलोजन है, हाइलोजन यहाँ पे फ्लोरीन से आयोडीन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी फ्लोरीन से आयोडीन, बट यहाँ पे क्लोरीन से आयोडीन में ही होगा, है ना, टाइटेनियम का, ठीक है। वेनेडियम देखो, वेनेडियम VF5 बन रहा है यहाँ पे, है ना। अगर 3+ है तो फ्लोरीन से लेके आयोडीन के बीच में कोई सा भी कंपाउंड बन जाएगा। फिर V4+ है तो फ्लोरीन से लेके ब्रोमीन तक, ठीक है, आयोडीन नहीं बनेगा यहाँ पे। और यहाँ पे फ्लोरीन क्या बन जाता है, फ्लोरीन टू आयोडीन। तो कुछ केसेस एक्सेप्शन भी होंगे, कहीं पे बनेंगे भी, कहीं पे नहीं बनेंगे, है ना। यार ये क्रॉस क्या मतलब दिखाना चाह रहे हो? क्रॉस मीन्स हाइलोजन, क्रॉस हाइलोजन है यहाँ पे। अच्छा। सर एक बात पूछना था कि जो टाइटेनियम 2+ लिखा है वो क्लोरीन और आयोडीन दो ही के नहीं, साथ क्लोरीन बना है। से लेके आयोडीन तक, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसका क्लोरीन मतलब, ब्रोमीन आयोडीन इन दोनों और ऊपर ब्रो। इसका मतलब ये हुआ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका मतलब ये हुआ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, समझ गए। जो इसमें नहीं रहेगा वो ओके सर। उसके साथ नहीं बने। जैसे क्रोमी में देखो Cr2+, फ्लोरीन से लेके आयोडीन सबका बनता है यहाँ पे। सर ये लर्न करना पड़ेगा ना मैं। इसका करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जैसे Cr3+ है, फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक बनेगा, Cr4+ भी फ्लोरीन से लेके आयोडीन, है ना। Cr3+ फ्लोरीन to ले से आयोडीन तक, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। Fe2+ देख लो, हाइलोजन से लेके ब्रोमीन तक, सिमिलरली Fe3+ भी है, ब्रोमीन से लेके आयोडीन तक, है ना। ये सब चीजें ध्यान रखना होगा, है ना। अगर पूछता है तो, अगर नहीं पूछा तो ठीक है, ठीक है। जैसे कॉपर है, कॉपर +1 में भी रहता है, कॉपर 2+ में भी होगा, है ना। +1 +2 क्लोरीन से ब्रोमीन, कॉपर 2+ ब्रोमीन से आयोडीन के बीच में किसी के साथ बना सकता है ये, है ना। और Zn2+ फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखना, है ना। टेबल बना के याद कर लेना आप, ओके। देखो इनऑर्गेनिक में जितना चीजें याद करोगे ना एनसीईआरटी से, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, है ना, उतना ही आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी जो है ज्यादातर। देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में हम लोग ये देखेंगे कि कोई सा भी अगर आयन बन रहा है, जैसे M2+ बन रहा है, M3+ बन रहा है, क्या ये आयन स्टेबल है कि नहीं। तो ये चेक कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे चेक करेंगे जिसकी जितना ज्यादा नेगेटिव एसआरपी होगा ना, वही ज्यादा स्टेबल आयन होगा, ठीक है। जिसकी माइनस वैल्यू जो होगा, एसआरपी मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, वही आयन ज्यादा स्टेबल होगा अगर आप कंपेयर करो दूसरे आयन से, है ना। कोई मेटल का अगर M2+ है और M3+ है, अगर M2+ का माइनस एसआरपी ज्यादा है, तो उस कंपाउंड का M2+ बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी बाई, अगर आप कंपेयर करो M3+ से, ठीक है। तो वही चीज देखेंगे हम लोग, है ना। देखो स्टेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टेबिलिटी ऑफ पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इन द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। जो भी स्टेबिलिटी होगा ना आयन का, जैसे M2+ बन रहा है या M3+ बन रहा है, उसकी स्टेबिलिटी केवल एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगी, सब्लिमेशन पे डिपेंड करेगा, फिर आपका हाइड्रेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करेगा, है ना। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ
इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हुआ और हाइड्रेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपने सॉलिड डाला, सॉलिड जो है गैस में कन्वर्ट होगा, गैस से फिर इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज होंगे, फिर आयंस में बना, आयन के बाद ही तो हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन कब होता है? आयंस के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ सर, पे हाँ बोलो। सर जो आपने ऊपर जो बताया था सबसे ऊपर, हम्म, ये वाला, हाँ सर, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सर थोड़ा सा बता दीजिएगा जो ग्रीन से लिखा है। अच्छा ये रिडक्शन पोटेंशियल है ना, ये तो सिंपल है, रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ओके सर। सर ये जो लाइन लिखी है वाइट वाइट से, वो भी थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ ना कि जो हमारा स्टेबिलिटी देखेंगे, आगे देखने वाले हैं कि M3+ स्टेबल होगा या M3+ होगा या M2+, कौन सा आयन स्टेबल होंगे, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा स्टेबल। ये डिपेंड करता है दो तीन फैक्टर पे, आयोनाइजेशन एनर्जी पे, सब्लिमेशन पे एंड हाइड्रेशन एनर्जी पे। ये जो मेटल का +3 बन रहा है, +2 बन रहा है सोल्यूशन में, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी ओके स्टेबिलिटी हम लोग बताएंगे एसआरपी वैल्यू से, है ना। जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव एसआरपी होगा वही ज्यादा स्टेबल होगा, वही आयन बनेंगे, दूसरे नहीं बनेंगे, है ना। तो जैसे आप देखो, सपोज करो हमारे पास मेटल है, M सॉलिड है, M2+ +2 इलेक्ट्रॉन है। अब आप लोग ये बताओ, क्या हम डायरेक्टली सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्या? नो हमें सर। हम हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, याद है सबको बोन हेवर साइकिल, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा गैस में। गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो हमें क्या देना पड़ेगा? एनर्जी। एनर्जी जो दे रहे हो आप, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रही है, उसे हम बोलते हैं ΔH0 सब्लिमेशन। और ये कैसी होती है? इंडो, इंडो मीन्स प्लस, एनर्जी आप दे रहे हो यहाँ पे। एक बार गैस में कन्वर्ट हो गई, फिर आप फिर एनर्जी दिए, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करा दिया आपने। और ये भी कैसा होता है? इंडोथर्मिक, और यहाँ पे भी एनर्जी देना पड़ रहा है आपको। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, फिर आपने फिर एनर्जी दिया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दिया, तो ये भी कैसा होगा? हमारा प्लस। यहाँ पे भी एनर्जी देना पड़ रहा है। अब ये आयंस के फॉर्म में आ गया, यहाँ पे आयन हो गया ये। अब यहाँ पे जो गैस है, अब एक्वास में कन्वर्ट हो रहा है अब, है ना। अब गैस एम M2+ गैस से एक्वास में जा रहा है, इसका मतलब हाइड्रेशन हो रहा है। और ये कैसा होता है? एक्सोथर्मिक नेचर होता है ये। और ये जितना नेगेटिव होगा ΔH0, मान लो मैंने ये रिएक्शन का ΔH0 है, रिएक्शन का, ये पार्टिकुलर हाफ सेल रिएक्शन का, है ना। पार्टिकुलर हाफ सेल रिएक्शन का ΔH0 मैंने मान लिया, है ना। तो ΔH0 किससे बराबर होगा? ΔH0 ऑफ सब्लिमेशन प्लस सर आई आयोनाइजेशन डी एनर्जी वन प्लस सेकेंड एक बार आयोनाइजेशन बता एनर्जी। दीजिएगा, ID1, एक मिनट, एक मिनट, ID1। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हाँ, क्या बोला? फिर से बोलो। I1, I1 का मतलब होगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ, फर्स्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होता है उसको हम लोग बोलते हैं I1। I1 क्या है? जब फर्स्ट, रिलीज होगा तो एंडोथर्मिक फर्स्ट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। रिलीज का मतलब ये नहीं हुआ एनर्जी रिलीज हुआ। ओके सर। ठीक है, आप एनर्जी, अच्छा आप क्या सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो मेटल से इजीली निकल जाएगा? थोड़ी हो, आपको एनर्जी देना पड़ेगा ना, तभी तो वहां से निकलेगा वो, क्योंकि अट्रैक्शन होता है ना वहां पे, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, याद सर है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना? इलेक्ट्रॉन निकलेगा पॉजिटिव क्या? मतलब मैग्नीज से एक मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मैग्नीज नहीं है, मेटल है, एम है, हाँ, कोई मेटल मैग्नीज से नहीं। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो M+ बना लेगा। हाँ, M+ बना लिया। मतलब लूज कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन। यस, लूज कर रहा है, और तो फिर ये वो फिर हमारा निकलेगा तो टू I1 प्लस है। बना देगा। ओके। यस, ओके। ये I2 है। ठीक है, फाइन, है ना। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब रिमूव कर रहा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव उस समय का है। ठीक है, तो हमारा जो ΔH0 जो सोल्यूशन का है, मीन्स सोल्यूशन मीन्स रिएक्शन का जो है, पार्टिकुलर रिएक्शन का, उस किसके बराबर होगा? सम ऑफ सब्लिमेशन आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ पे देखो, ये ये तीनों हमेशा पॉजिटिव होंगे ना, ये वाले, ये तीनों तो हमेशा पॉजिटिव होंगे ना, हमेशा पॉजिटिव होंगे। बट हमें यस क्या सर। चाहिए? नेगेटिव, क्यों? हमें ΔH0 नेगेटिव चाहिए, क्यों बताओ? क्योंकि हमें
हमें ये चेक करना है कि जो हमारा डेल्टा जी नोट है वो कैसा आना चाहिए। देखो सब लोग ध्यान सुनना, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी नोट हमारी नेगेटिव आनी चाहिए। क्यों? तभी तो पार्टिकुलर आयंस जो बन रहा है +2 या +3 स्टेबल होगा। अगर डेल्टा जी नोट नेगेटिव आ रहा है तभी तो स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन, है ना। यस सर। स्पॉन्टेनियस होगा तभी तो फिजिबल है रिएक्शन, तभी तो आयंस स्टेबल होगा। डेल्टा जी नोट नेगेटिव होने के लिए हमें क्या नेगेटिव करना होगा? हमें डेल्टा एच नोट को नेगेटिव डेल्टा। करना। ठीक है। तो डेल्टा एच नोट नेगेटिव कब होगा? जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा निकले। इसका मतलब सब्लिमेशन कम एनर्जी में होना चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगना चाहिए, और हाइड्रेशन जो होगा हमारा नेगेटिव जो है वो ज्यादा होना चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी मीन्स एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा, तभी तो डेल्टा एच नोट नेगेटिव होगा। जैसे ही डेल्टा एच नोट नेगेटिव हो गया, ये ऑलरेडी नेगेटिव है पहले से, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हमारा डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये प्रोसेस जो होगा, जो आयंस बन रहे हैं, मान लो M से M2+, क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा ना। तो M2+ क्या हो जाएगा? यहाँ पे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसे हम लोग SRP से कैसे बताएं? SRP से हम लोग ऐसे बताएंगे, जिसकी जितनी ज्यादा नेगेटिव SRP होगी, उस आयन का बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और वो आयन ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मोर नेगेटिव डेल्टा एच फेवर मोर नेगेटिव डेल्टा जी। तो रिएक्शन क्या होगा हमारा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया तो जो आयंस बन रहा है हमारा +2 या +3, वो ज्यादा स्टेबल होंगे। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमें ये चेक करना होगा कि किसकी SRP वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है ना। हमारे लिए क्या देखना है इस चैप्टर में, DNA ब्लॉक में, है ना। जिसकी मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ SRP, SRP क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पार्टिकुलर मेटल। जिसकी ज्यादा नेगेटिव SRP होगी, उस पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे? देखो सपोज करो आपके पास दिया हुआ है M2+ से M, है ना। और मैंने ये बोला कि इफ SRP ऑफ M2+ इज हाईली नेगेटिव, M2+ की SRP बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि M2+ एक्वास इज स्टेबल। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड, मान लो कि M3+ है और M2+ है, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि M3+ इज ज्यादा स्टेबल है। मैं M3+ ज्यादा स्टेबल का मतलब क्या हुआ कि M3+ का जो SRP वैल्यू होगा सर ये मान रहे हाईली हैं हम नेगेटिव, कि स्टेबल ये ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि अभी तो जनरल केस पढ़ रहा है ना। अगर सर हम ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो M2+ ज्यादा नहीं स्टेबल नहीं, होगा। कॉन्फ़िगरेशन से नहीं, SRP वैल्यू आएगा, है ना। अभी लिखेंगे हम लोग SRP वैल्यू। ठीक है, अब SRP वैल्यू यहाँ पे लिख लो। मतलब सर अगर SRP वैल्यू मतलब जो हाइड्रेशन एंथैल्पी की कम होगी, नेगेटिव नहीं होगी, हम पॉजिटिव लेंगे तो वो ना के बराबर हो जाएगी ना, फिर वो हाँ स्टेबल वही, नहीं होगा। नहीं होगा नहीं होगा। देख लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ SRP वैल्यू, M3+ से M2 में जा रहे हो आप, है ना। और आपके पास है M2+ से M। ठीक है, ये आपका एक्वास है। ठीक है, सॉलिड ही एक्वास है ना। मान लो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम का यहाँ पे एनर्जी होता है -0.37, और इससे क्वेश्चन पूछा गया है जेई मेन या नीट में। तो ये वैल्यू याद करना पड़ेगा आपको। और आप ऐसे याद कर सकते हो किसका ज्यादा नेगेटिव है, वैसे याद कर लेना, है ना। और वहां पे वैल्यू दिया हुआ नहीं था ऑर्डर में। ठीक है, वेरेंडियम का है आपका -0.26 वोल्ट, ये भी वोल्ट में है, और इसका होता है -1.63 वोल्ट। ठीक है, इसका होता है 1.18 वोल्ट। और हमारा क्रोमियम क्रोमियम का होता है -0.41 वोल्ट। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये सर हम लोग सबकी नहीं याद कैलकुलेट करनी है। सकते हैं बोलो। सर सबकी याद करनी है। हाँ, इस केस में अगर ओके याद भी सर। नहीं कर सकते हो तो आप आइडिया मतलब ट्रिक बना ले रहे हैं कि अच्छा इसका नेगेटिव होता है। ओके सर। ऐसे जरूर ध्यान रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन आ चुके हैं और वहां पे वैल्यू दिया हुआ नहीं था। ठीक है, ओके सर। तो -0.41 वोल्ट, और यहाँ पे हो जाएगा -0.90 वोल्ट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट वैल्यू है, ये आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ना हम कर पाएंगे ना आप कर पाओगे, एक्सपेरिमेंटली है। ठीक है,
ये एम एन का +2 से प्लस, इस वहां पे ये प्लस हो जाता है सर इसका 1.57 स्कैंडियम वोल्ट। को हमने क्यों नहीं लिया, स्कैंडियम को हमने क्यों नहीं स्कैंडियम लिया? उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे। ठीक है। सर लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी वैसे? वैसे स्कैंडियम का तो वैल्यू चेक करना पड़ेगा हमें। ठीक है, कितना होता है। वैसे स्कैंडियम का वैल्यू एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आप लोग चेक कर सकते हो, है ना। ओके एनसीईआरटी में सर। अगर मेंशन है तो आप याद रख लेना, है ना। ठीक है। एमएन हो गया। और आयरन, आयरन का वैल्यू होता है हमारा 0.77 वोल्ट, और यहाँ पे हो जाता है आयरन का -0.44 वोल्ट। ये वैल्यू तो धीरे धीरे याद होगा, है ना। ठीक है। आयरन के बाद कोबाल्ट देख लो। कोबाल्ट का वैल्यू होता है 1.97 वोल्ट, और ये हो जाता है हमारा -0.28 वोल्ट। फिर आया हमारा निकेल। निकेल का वैल्यू नहीं होता है कुछ, 0.25 वोल्ट। क्यों नहीं होता, इसका मतलब Na3+ पॉसिबल नहीं है। ठीक है। कॉपर, कॉपर 3+ में पॉसिबल नहीं होता, इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। 4 वोल्ट। Zn इसका नहीं आता, क्यों, याद रखना है, खाली का मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं यूज करते। पॉसिबल ही नहीं है तो वैल्यू कहाँ से होगा, है ना। अब ये हो गया इतना, एटलीस्ट 3D वाले याद रखना, है ना। 3D मेटल है ये, 3D मेटल, है ना। ठीक है। अगर आप यहाँ से तीनों देखो, सभी लोग ध्यान सुनना। यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि सभी लोग ध्यान सुनना। आप कंपेयर करो टीआई का -3+ वाला और 2+ वाला। यहाँ पे 3+ ज्यादा स्टेबल है ना, यस सर। है ना। नहीं सर, जीरो टू पॉइंट प्लस फोर वन ज्यादा स्टेबल है सर, वो ज्यादा नेगेटिव है, इन तीनों में कंपेयर कर रहे हैं ना। हम्म। सर ज्यादा नेगेटिव इनका मैग्नीट्यूड देखेंगे ना। हाँ। नहीं नहीं, किसका ज्यादा वैल्यू है, एसआरपी वैल्यू किसका ज्यादा है। क्रोमियम, क्रोमियम। नहीं नहीं, तीनों में नहीं, नहीं। आप इससे कंपेयर करना, M3+ है और M2+ में किसका ज्यादा वैल्यू है, एसआरपी किसका ज्यादा है। जिसका ज्यादा एम एसआरपी होगा वही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। एम सर थ्री मोर प्लस टाइटेनियम में नेगेटिव। 0.37 है। अगर आप कंपेयर करो टीआई में बताओ आप लोग। सर M3+ ज्यादा है। M3+। एसआरपी वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसका, है ना। जैसे यहाँ पे कंपेयर करोगे टीआई में M3+ इतना है और ये कितना है, माइनस है, इसका मतलब सब में देख लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम का M3+ इज मोर स्टेबल। M3+ इज मोर मैं स्टेबल। पूछ रहा था सर, हाँ टाइटेनियम और वेनेडियम को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं उसके M3 और M2+ को हाँ, लेकर? कुछ भी कर सकते हो। तो उसमें सर कंपेयर करेंगे तो टाइटेनियम वेनेडियम से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना? कौन सा आयन में, कौन सा आयन बताओ। M3+ और M2+ में। हम्म। ओके हाँ। सर। सर एमएन के केस में M3+ की ज्यादा होगी। एमएन में, हाँ। एमएन में क्या होता है देखो, यहाँ पे, यहाँ पे जो है, ठीक है, 1 सेकेंड। यहाँ पे अगर आप देखो मोर नेगेटिव था ना। सर मोर नेगेटिव लिखा है। नेगेटिव देखना, पॉजिटिव नहीं देखना हम लोग को। उल्टा देख लिया हम लोग ने, हाँ। मोर नेगेटिव देखना है आपको। तब तो सब में M2 ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ। M2 होगा फिर। हम्म। ठीक है। यहाँ पे हम लोग, ठीक है। सर मोर नेगेटिव मतलब हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना। हम्म। तो बेसिकली हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो जितना हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना, वही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, समझ गए ना। यस सर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेस स्टेबल। तो यहाँ पे, अच्छा इसके बजाय ये देख लो। हम्म, ये जो है हमारे, यहाँ पे क्या हो गया, M2+ इज, M2+ मोर स्टेबल, मोर स्टेबल देन
M3+। ठीक है। सर रिडक्शन पोटेंशियल में भी लिख सकते हैं ना? हम्म SRP वैल्यू है ये तो, सर ये रिडक्शन नहीं, पोटेंशियल। सर हम्म जो आपने M2+ और M3+ लिखा है हम्म उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल में भी लिखकर कंपेयर कर सकते हैं ना, ये पूछ रहा चैट हूँ। में मैंने एक अच्छा, क्वेश्चन इसमें बोल रहा हूँ, इससे कंपेयर करो इससे। हाँ, ये कौन सा आयन ज्यादा नहीं सर स्टेबल होंगे? इसको नहीं, इसको नहीं। जैसे आपने हम्म लिखा है M2+ तो हम लिख सकते हैं M फिर इज मोर स्टेबल देन M3+ फिर स्लैश M2+, ऐसे लिख सकता हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ मैं सर। आप बोलो कि M3+ ज्यादा स्टेबल है M2+, ऐसे बोल रहे हो? नहीं सर रिडक्शन रिडक्शन रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जैसे आपने M2+ दिया है वैसे ही हम M उधर स्लैश डाल के M लिख दे, ये कहना चाह रहा हूँ। ये दोनों तो रिडक्शन ही है। सर नहीं मतलब सर, कोई वो ये कोई बोल रहे हैं एक कि लिखना M2+ और M3+ जो लिखा है उसकी जगह जो हम रिडक्शन पोटेंशियल जो वर्ड है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। हाँ वही तो है, हाँ लिख सकते तो हो। कर रहे हैं। है सर। रिडक्शन पोटेंशियल ये तो है ये दोनों। ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो M2+ इज मोर स्टेबल देन M3+, है ना? ठीक है। अब देखो यहाँ पे, है ना? और यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव कौन सा होगा? ये होगा। ये तो सभी पॉजिटिव है ना? M3+ ही है। यहाँ पे क्या हो गया हमारा? M3+ इज मोर स्टेबल देन M2+। ये हम कर क्यों रहे हैं? किसी ने पूछा था ना सर, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा हो जाएगा। हाँ वही तो कर रहे, सर वही ये हम बताना है। तीन तीन का पेड़ लेके क्यों कर रहे हैं? पेयर नहीं है, ऐसा कुछ रूल नहीं है, हम बस बता रहे हैं सो दैट आपको याद हो जाए। ऐसा कोई रूल नहीं है, तीन तीन का पेयर है। यहाँ पे पेयरिंग हो रहा था इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं होता तो नहीं करते। ठीक है ना? ऐसा कोई रूल नहीं है कि पेयरिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग, है ना? ठीक है। ओके। और यहाँ पे कोबाल्ट जो होगा, कोबाल्ट 2+ ज्यादा स्टेबल होता है ना? सर हाँ बोलो। सर ये Mn3+ जो है रिडक्शन पोटेंशियल निकल में 0 है। हाँ निकेल जो है +3 में नहीं जाता है ना? सर मतलब रिडक्शन पोटेंशियल 0 होगा ना? कुछ होगा नहीं, ब्लैंक, जीरो ही बोल सकते हो। वो जाएगा नहीं कि नहीं, वैल्यू कब डालोगे? जब जाएगा ना, इसलिए ब्लैंक होगा ये, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ओके सर। क्योंकि निकेल 3+ नहीं बनेगा, कॉपर 2+ नहीं बनेगा, जिंक 2+ नहीं बनता है ना? नहीं सर, मैं इसलिए पूछ रहा था ना बिकॉज हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकालते हैं वो भी 0 आता है। मतलब निकल कॉपर और जिंक के भी रिस्पेक्ट में हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकाल सकते हैं। नो 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 नो, वैसे निकेल का तो +2 तो हो रहा है ना, ये +3 का हो रहा है। +3 निकेल बनता नहीं है ना, इसलिए हम लोग ब्लैंक रख रहे हैं। ओके सर। Zn3+ बनता नहीं है ना। इसलिए हम हाइड्रोजन, जीरो जीरो भी नहीं कह सकते हैं इसका। हम हाँ जीरो का मतलब वैल्यू हो गया ना। यस सर। सर क्लास एंड हो गई क्या? हाँ हाँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना? ठीक सर है। ये नोट सेंड कर दीजिएगा, ठीक है जो ठीक ये है। वाला। ओके सर। गुड नाइट ओके सर। गाइस, ठीक है ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड। सर 3D सीरीज की सारी प्रॉपर्टी याद करनी, हाँ हाँ, बेसिकली 3D वाले याद रखना आप लोग। ओके, ठीक है गाइस, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।